वालेकुम अस्सलाम। क्या एक्टिंग करता था? मेरे में लगाता रहा। कोई बड़ा सा था, उसमें कुर्सियाँ अंदर से भर के नहीं ले जाना। ओके, चलिए। टुडे विल बी स्टार्टिंग लॉट ऑफ टॉपिक्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका आज का मिस हो गया ना, उसने बहुत कुछ मिस किया, बिकॉज ये चीज़ें ना किताब पे मिलेंगी आपको, ना आपको ये घर पे समझ आएंगी अगर आप किताब भी ले पाएंगे। सो देयर आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो विजन ने भी टच नहीं किए हैं, बट ये जो टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे, ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2023 में, 2024 में, 25 में एग्ज़ाम देंगे, उस वक्त ये ज़्यादा पूछे जाएंगे। अभी यूपीएससी खास नहीं पूछता, पर दिन ब दिन इनकी अहमियत बढ़ रही है। दैट इज़ वाई आई बिलीव कि कल के लिए, फ्यूचर के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो द टॉपिक्स आर लाइक, इसमें से कुछ इन्होंने टच किया है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम ग्रेविटी। रीडिंग की आपने? PT 365 की रीडिंग की? आपको मिल गया? PDF मिला? आप ग्रुप में हो? ठीक है, तो प्रिंट आउट निकाला? आज निकालना है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स है, अपनी कॉपी निकालो और लिखते जाओ। नंबर 1, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम बिहेवियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया था परसों केस के प्रीलिम्स में एंटेंगलमेंट से। नंबर 3, स्टैंडर्ड मॉडल of particle physics. Standard model of particle physics. Number 4, quantum field theory. वालेकुम अस्सलाम। God particle and ghost particle. Number 4, quantum field theory.
dual nature of matter. Double slit experiment. Final observer. Final observer. Time paradox, or we can call it the grandfather paradox. Parallel universe. Yes. Eternally collapsing objects. बात है नहीं, call it echoes. Eternally collapsing objects. Black hole information paradox. Black hole information paradox. Gravitational lensing. Einsteinian ring. क्या बोला? क्या बोला? Einsteinian ring. This will complete our lot of topics. ये सारी चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी डिक्टेट नहीं करूँगा. देयर विल बी नो डिक्टेशन. इसीलिए जो भी मैं बता रहा हूँ आपको खुद लिखना है. देयर विल बी नो नोट्स फॉर इट. ठीक है, कोई नोट नहीं है इसका, बिकॉज इससे प्रिसाइसली आपको डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा कोई. इसीलिए मैं इसका ना ही नोट बना रहा हूँ, ना ही आपको लिखाऊंगा. मैं जो भी मैं बता रहा हूँ आपको खुद से लिखना है, क्लास में ही लिखना है, अपनी ज़बान से लिखना है. ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें समझने की है. मैं चीज़ें लिखाऊंगा, जैसे स्टैंडर्ड मॉडल हम पढ़ेंगे उस वक्त मैं कुछ चीज़ें आपको चार्ट वार्ट पढ़ाऊंगा. वो जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको कॉपी पे लिखना है. ऐसी जब ये गॉड पार्टिकल घोस्ट पार्टिकल पढ़ेंगे, इनके फीचर्स मैं बताऊंगा. बाकी जो क्वांटम बिहेवियर है ये भी मैं थोड़ा बहुत लिखाऊंगा. क्वांटम मैकेनिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ ब्लैक होल पैराडॉक्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये समझने की चीज़ें. यू डोंट नीड टू राइट इट. सो ये इस तरीके से हम नहीं जाएंगे. मैं कोई सा भी टॉपिक उठा के बीच में से शुरू करूँगा. ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है आपको ताकि मुझे कुछ भूल ना जाए कल को. ठीक है, सो अगर मुझे कुछ मिस होगा मुझे आप याद दिलाइएगा कि कौन सा टॉपिक रह गया है. लिखा? हाँ, देर इज़ वन मोर PDF फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. मैं अभी वो शेयर कर लेता हूँ ग्रुप में. ऐप वालों को वो ऑलरेडी चढ़ गया है अनाउंसमेंट सेक्शन में, और ये मैं डाल रहा हूँ आपको. किस में है वो? ये PDF है. आपने जो PT 365 लिया ना, इस पे फ्रंट पेज पे लिखा है ये किस महीने तक है, ज़रा देखो. जनवरी 2021. जनवरी 2021 के बाद अभी तक अक्टूबर तक, सॉरी नवंबर तक, सारा का सारा स्पेस टेक्नोलॉजी में जितना भी अभी तक हुआ है वो मैं इस PDF में डाल दे रहा हूँ. ठीक है, यानी अभी तक नवंबर तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जनवरी से लेकर नवंबर तक, वो सब इस PDF में है. ये आपको ओपन करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है. ये हमारा खुद का क्विंटेसेंस का है. फाइन, अभी आता हूँ. ये लिख लो सारा. ENTANGLEMENT, एंटैंगलमेंट. बोलो बोलो, पूछो क्या बोल रही है.
चलो देखिए, अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं, यू विल फील कि आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होगी, तो पता ही है, यू हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, ना ही आप कभी पढ़ते हैं ज़िंदगी में, पर ये अभी का साइंस है। और अभी आपको समझ आएगा कि हम जिस तरीके से समझते थे कि रियलिटी क्या होती है, असल में वैसी नहीं होती। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस विद व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अभी तक और असल में क्या होता है। देखिए, फिज़िक्स जो है आप शुरू कर सकते हैं। फिज़िक्स जो है, अभी फिज़िक्स के दो टुकड़े हो रखे हैं। देयर आर टू डिविजन्स इन फिज़िक्स। पहला डिवीजन है द क्लासिकल फिज़िक्स। द क्लासिकल फिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स हो गया जो न्यूटन ने शुरू किया था और जिसमें फिर आइंस्टाइन आके उसने इसकी पूरी हैत बदल दी। सो दे टू हैव वर्कड इन द क्लासिकल फिज़िक्स। उसके बाद देयर इज़ अनदर फील्ड जो मैं अभी बताऊंगा आपको। मैं पहले दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो फिज़िक्स के अभी दो डिविजन्स है, क्लासिकल एंड द क्वांटम फिज़िक्स, ठीक है। क्लासिकल फिज़िक्स एंड द क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स को ही हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। कोई है फिज़िक्स स्टूडेंट? आपने क्या पढ़ा है? आपने फिज़िक्स नहीं पढ़ा है? आपने फिज़िक्स पढ़ा है थोड़ा? बीएससी हो ना? हाँ, 12th तक पढ़ा है? ठीक, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं क्लासिकल फिज़िक्स एंड क्वांटम फिज़िक्स। अब देखो, पहले हम इसकी बात करेंगे। फिज़िक्स जब शुरू हुआ तो इट वाज एक्चुअली क्लासिकल फिज़िक्स। फिर जब क्वांटम आया तो एक नया डिवीजन शुरू हो गया इसका। क्लासिकल फिज़िक्स क्या है? इट्स द फिज़िक्स ऑफ द बिग बॉडीज़। हमारे यूनिवर्स में जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ी बॉडी है सन, और उसके कुछ प्लैनेट्स है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टार सिस्टम है हमारा, जिसको हम यहाँ पर सोलर सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही कोई और स्टार होगा, उस स्टार का भी अपना एक सिस्टम होगा, तो वो उसका अपना स्टार सिस्टम है। तो हर एक स्टार का अपना अपना सिस्टम होता है। फिर हम देखते हैं कि ये कैसे, ये जो बॉडीज़ है, जो प्लैनेट्स है, कैसे इस स्टार का चक्कर लगाते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि सन खुद भी चक्कर लगा रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि सोलर सिस्टम खुद भी चक्कर लगा रहा है। ये सारी जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ है, जब हम इनकी प्लैनेटरी मोशंस की बात करते हैं, इनकी रोटेशन की बात करते हैं, इनके लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ये सब बड़ी बड़ी बॉडीज़ का फिजिक्स है, एंड इट इज़ द क्लासिकल फिजिक्स। जब आप देखते हैं कि सन और अर्थ की क्या रिलेशनशिप है, हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, हमारी एस्ट्रोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें हो रही है बड़ी बड़ी बॉडीज़ में, ठीक है ना, जो बड़ी हेवनली बॉडीज़ है, मून है, प्लैनेट्स है, सन है, गैलेक्सीज़ है, गैलेक्सी के क्लस्टर्स है, यूनिवर्स कहाँ से आई, वो सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में। तो न्यूटन ने जब आपको बताया, न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने ग्रेविटेशन किसने दिया? 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें उसने बोला कि अगर दो बॉडीज़ के बीच में आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, तो आप निकाल सकते हैं। न्यूटन ने एक लॉ दिया, Gm1m2/r²। यानी अगर दो बॉडीज़ है, ये सन है और ये अर्थ है, आपको देखना इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। आप एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखो, m1 सन का मास, m2 अर्थ का मास, डिवाइडेड बाय r², दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आपको क्या मिलेगा? इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये किसने दिया? न्यूटन ने। उसके बाद आइंस्टाइन आया, उसने सेम चीज़ को एक्सप्लेन किया। उसने कहा भाई ये जो आपस में इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो हम निकाल सकते हैं न्यूटन के लॉ से, पर ये कोई फोर्स असल में नहीं होता है। तो उसने ग्रेविटेशन का एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। जब आप ग्रेविटी की बात करते हैं, जो इनमें डिवीजन हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में, द डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन क्वेश्चन। इनके बीच में जो इख्तलाफ है, इख्तलाफ एक सवाल का है, इख्तलाफ भी नहीं है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ग्रेविटेशन। दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज जब आप बड़ी बॉडीज की बात करते हैं, सन और अर्थ की बात कर रहे हैं, सन और अर्थ में आपको ग्रेविटेशन मिलती है? मिलती है ना? अर्थ और मून में ग्रेविटेशन मिलती है? बिल्कुल मिलती है। क्या आपको ब्लैक होल में ग्रेविटेशन दिखती है? बिल्कुल दिखती है, बिकॉज ब्लैक होल होता है ना सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, कैसे वो सब चीज़ों को पकड़ के रखे होता है उसमें।
कि हमें पूरे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशन मिलती है, पूरे गैलेक्सीज में ग्रेविटेशन, यूनिवर्स की हर जगह पर आपको ग्रेविटेशन मिलती है। तो क्लासिकल फिजिक्स में यही ग्रेविटेशन के साथ डील किया जाता है। अब न्यूटन ने अलग तरीके से ग्रेविटेशन को समझाया, आइंस्टाइन ने अलग तरीके से समझाया, लेकिन दोनों ने काम किस पर किया? ग्रेविटेशन पे काम किया, जो आपको यहाँ पर मिलती है क्लासिकल फिजिक्स में। पर एक फिजिक्स का एक हिस्सा हमें ऐसा दिखा, रियलिटी में एक ऐसी चीज़ हमें मिली जहाँ पर ग्रेविटेशन थी ही नहीं। कोई भी ऐसी चीज़ आप मुझे बताओ आपको जहाँ पर ग्रेविटी फील नहीं होगी, ग्रेविटी जहाँ पर नहीं होगी। आप स्पेस में जाओ, वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड्स होते हैं। अब दुनिया के किसी यूनिवर्स के किसी कोने में भी आप जाएंगे, ग्रेविटेशन से बाहर आप नहीं निकल सकते। लेकिन एक ऐसा हिस्सा है हमारे नेचर में जहाँ पर अभी तक हमें ग्रेविटेशन नहीं मिली है। वो कहाँ है? एक एटम के अंदर। जब आप एक एटम को देखते हैं, मुझे बताओ ग्रेविटेशन क्या है? इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास। अगर आपके पास दो बॉडीज है जिनका हल्का सा भी कुछ मास हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल एक्सर्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं, एटम में हमें मिलता है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का भी अपना मास है और न्यूट्रॉन का भी अपना मास है। तो हकीकतन क्या होना चाहिए? क्लासिकल फिजिक्स बोलेगा अगर इन दोनों बॉडीज का मास होगा तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशन। लेकिन जब हम अंदर देखते हैं, हम देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई ग्रेविटेशन नहीं मिलता। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि कुछ ऐसा नेचर का कुछ हिस्सा ऐसा है जिनके पास मास तो है पर उनके पास ग्रेविटेशन नहीं है। देयर इज समथिंग एल्स। तो जब हम एक एटम के अंदर की दुनिया देखते हैं जिससे हम सब बने हुए हैं, वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं मिलती हमें, ठीक है। तो हमें क्या लगा? हमें लगा कि भाई जो न्यूटन और आइंस्टाइन का फिजिक्स था जो ग्रेविटेशन पे काम करता है, अब जब यहाँ पर आपको ग्रेविटेशन ही नहीं मिल रही है तो न्यूटन भी फेल हो जाएगा यहाँ पर और आइंस्टाइन भी फेल हो जाएगा। इसीलिए हमें एक नए फिजिक्स की ज़रूरत है जिसका नाम हमने रखा क्वांटम फिजिक्स, द फिजिक्स ऑफ द क्वांटम पार्टिकल्स, द फिजिक्स ऑफ द क्वांटम पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स का फिजिक्स ये अलग है, बड़ी बॉडीज का फिजिक्स अलग है। फिजिक्स ऑफ द क्वांटम पार्टिकल्स, जहाँ पर हम क्वांटम पार्टिकल्स का बिहेवियर देखते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ना बड़ी बॉडीज, सन कैसे बिहेव कर रहा है, मून कैसे बिहेव कर रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कौन किसका बिहेवियर? पार्टिकल्स का बिहेवियर, छोटे छोटे क्वांटम पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, म्यूऑन्स क्या होते हैं, हैड्रॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं, ये सब हम यहाँ पर देखते हैं और इनका बिहेवियर अलग होता है। यानी रियलिटी में अब देखो, अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ग्रेविटेशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये डिवीजन क्यों हुआ इसका? बिकॉज अगर आप देखेंगे इट विल बी, इसमें कहते हैं द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट है और ये यहाँ पर भी लगता है। अब देखो इस क्लास में जब आप एक क्लासरूम की बात करेंगे तो हम एक बोलेंगे कि ये IS का क्लास है। IS के क्लास में जब हम अंदर जाते हैं, अंदर बच्चे बैठे हैं, यही बच्चे जो सब मिलकर IS का क्लास बनाते हैं। तो हमारे पास जब IS का क्लास है तो हम क्लास को स्टडी कर रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर एक क्लास को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस क्लास को खोलेंगे, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? बच्चे मिलेंगे, ठीक है ना। तो होना तो ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसको कुछ सवाल पूछता हूँ, मैंने यस और नो में एक सवाल पूछा तो बच्ची ने जवाब दिया यस, इसने भी यस बोला, उसने भी यस बोला, आप सब के सब बच्चों ने यस जवाब दिया। तो अगर सारे के सारे बच्चे किसी क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे हैं? यस, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलना चाहिए? पूरे क्लासरूम का जवाब यस, है ना। ये सिंपल लॉजिकल चीज़ है। मैं एक एक से पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फलां चीज़ सही है या गलत है, आप यस या नो में जवाब दो। आप सब ने बोला यस, तो आप सब ने अगर यस 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 बोला तो मैं ले सकता था कि पूरे क्लास का जवाब क्या है? यस। यानी जब मैं माइक्रो लेवल पे, क्वांटम लेवल पे आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो यस बोल रहे हैं, लेकिन जब आपको मैं एक पूरे सिस्टम की तरह देख रहा हूँ तब आपका जवाब यस नहीं होता है। यानी जो चीज़ क्वांटम लेवल पे ट्रूथ होती है वो मैक्रो लेवल पे ट्रूथ नहीं होती। दिस इज नोन एज द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। यानी हमारे यूनिवर्स में बेहद एट द बेसिक लेवल अगर देखा जाए, हम किससे बने हैं? अब देखो, मैं एक मैक्रो बॉडी हूँ, मेरी पूरी बॉडी है, हम बने हैं सेल्स से, है ना। सेल्स के अंदर क्या होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो शॉर्ट में अगर देखा जाए, जब डाल्टन ने देखा कि सारा का सारा नेचर, सारा का सारा मैटर ये किससे बना है, तो उसने कहा ये सब के सब
जब आप सबको डिवाइड करोगे, सपोज ये मार्कर लिया मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, अब मेरे पास ये टुकड़ा बचा, फिर मैंने इसके भी छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर मेरे पास ये टुकड़ा बचा, फिर उसके भी छोटे छोटे टुकड़े किए, फाइनली उसने बोला फाइनली एक ऐसा टुकड़ा बचेगा जिसके फर्दर टुकड़े नहीं हो सकते। उसको उसने कहा कि वो जो पार्टिकल होगा आपका, वो जो पर्टिकुलर ऐसा अनडिवाइडेड थिंग होगा, उसको उसने क्या नाम दिया? एटम। तो एटम क्या होता है? अनडिविजिबल। क्या होता है? ये किसने कहा था? डाल्टन ने। डाल्टन का यही आइडिया था कि जब आप मैटर के छोटे छोटे डिविजन्स करेंगे, किसी भी मैटर के, फाइनली आप एक ऐसे टुकड़े पे पहुंचेंगे जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। तो उसने कॉन्सेप्ट दिया दैट एटम का मतलब ही होता है अनडिविजिबल। ठीक है, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, दैट मीन्स एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। लेकिन जब हम रियलिटी में फिर हमने देखा, जब एडवांसमेंट हुई साइंस में, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने कहा चलो देखते हैं कि एटम के भी टुकड़े हो सकते हैं या नहीं। तो हमने 2 एटम्स लिए और उनको बड़ी हाई स्पीड पे हमने टकराया आपस में, 2 एटम्स को। ऐसा कर सकते हैं हम। इनफैक्ट अगर आप YouTube पे जाएंगे, आप सर्च करना एटम इन द माइक्रोस्कोप, आप देख सकते हैं एटम को, अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, सपोज मेरा कोई हिस्सा निकाल के आपने लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप सीधे देख सकते हो ये छोटे एटम्स हैं। तो हम सब, ये टेबल, मैं, ये लाइट, आप सब, ये फ़ोन, ये कैमरा, सब कुछ एटम्स से बना है। तो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर हम सब का क्या है? एटम। फ़र्क सिर्फ ये है, इस टेबल और मुझ में क्या फ़र्क है? मैं भी एटम से बना हूँ, ये भी एटम से बना है, ये किसी और एटम से बना है, मैं किसी और एटम से बना हूँ, यही फ़र्क है। पर शॉर्ट में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उधर है क्या? असल में सिर्फ एटम ही है। चाहे मेरी बात करो, स्टार्स की बात करो, कहीं पर भी आप देखो एटम से ही हम बने हैं। तो जब हमने ये एटम लिया जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने 2 एटम्स लिए और उसको हाई स्पीड पर टकराया, और जब हमने ऐसा किया तो एटम के टुकड़े होकर छोटे पार्टिकल्स निकले एटम के अंदर से। तो हमें ये पता चला कि एटम भाई अनडिविजिबल नहीं है, एटम डिवाइड हो सकता है। और एटम के अंदर से हमें क्या मिले? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या मिले? फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है आपके? फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमें पता है एक एटम जब डिवाइड होगा, या उसके अंदर भी हमें पता है उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है, बीच में उसका न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके इर्द गिर्द कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इतना भी सिंपल नहीं है, फिलहाल के लिए इतना ही ले लेंगे, जब डबल सेलेक्ट पढ़ेंगे तो ये भी आपको भूल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा ये एक एटम है जिसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वगैरह वगैरह। ठीक, अब हम इन पार्टिकल्स का बिहेवियर स्टडी करने लगे। पहले हम देखते थे बड़ी बड़ी बॉडीज़ का, सन का, सोलर सिस्टम का, गैलेक्सीज़ का, तो वहाँ हमें ग्रेविटेशन मिलती थी। लेकिन जब अब हमने एटम के अंदर स्टडी किया, यहाँ हमें मास तो मिला लेकिन ग्रेविटेशन नहीं मिली। तो हमें पता चला भाई इधर जो कुछ है, इधर कुछ अलग ही साइंस काम करता है। इधर वो साइंस काम नहीं करता है जो न्यूटन ने सिखाया, जो आइंस्टाइन ने सिखाया, वो साइंस यहाँ पे फेल हो जाता है। बिकॉज जब आप ग्रेविटी ढूंढते हैं एटम के अंदर, आपको ग्रेविटी नहीं मिलती, क्वांटम लेवल पे ग्रेविटी मिसिंग है। तो हमें सवाल ये था कि भाई अगर ग्रेविटी यहाँ पे नहीं है तो क्लासिकल फिजिक्स तो नहीं काम करेगा इधर। देयरफॉर यू नीड सम अदर काइंड ऑफ साइंस जो क्वांटम लेवल पे समझा सके कि क्या हो रहा है। उसके लिए हमने क्या शुरू किया? क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में we started with studying the behavior of the particles, कि क्या इनका बिहेवियर होता है। तो हमें पता चला भाई इनका बिहेवियर काफ़ी अजीब है, कि क्वांटम लेवल पे जो पार्टिकल्स बिहेव करते हैं वो इतना अजीब है कि आम इंसान को वो समझ भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हो, पहले पता चल गया ना आपको कि हमें क्यों क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें ग्रेविटी नहीं मिलती, क्वांटम हमें वहाँ पर क्वांटम लेवल पे ग्रेविटी नहीं मिलती। क्वांटम बिहेवियर, तो जब आप पार्टिकल्स को पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको समझ आता है कि भाई इनका बिहेवियर बहुत अजीब है। फॉर एग्जाम्पल,
एक इनका बिहेवियर है, वी कॉल इट सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मेरा लैपटॉप सुपरपोजिशन। बचपन में हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पिन होता है। देखो, हमने जब बचपन में इलेक्ट्रॉन देखा तो हम इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल। इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को जब पढ़ते थे हमें पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है ना, उसका अपना स्पिन निकाल सकते हैं हम। तो हम कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अप स्पिन है, कभी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का डाउन स्पिन है। ऐसे ही दिखाते थे ना बचपन में, तो अप स्पिन होता है, डाउन स्पिन होता है। तो किसी तरीके से जो जैसा आपका इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा वैसे ही आप बोल सकते हैं, अगर ऐसा है तो अप स्पिन है, ऐसा है तो डाउन स्पिन है। ठीक है ना। क्या मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इन रियलिटी दो स्टेट्स में हो सकता है, या तो वो अप स्पिन में होगा या फिर डाउन स्पिन में होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन, आपको वो दो अलग स्टेट्स में दिख सकता है, या अप स्पिन में या फिर डाउन स्पिन में। अब इसको 2 सेकंड ऐसे ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैक्रो लेवल की, ये तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये एटम के अंदर की बात है। अब आप एटम से थोड़ा बाहर जाइए, अब मैक्रो लेवल की बात करते हैं। मैक्रो लेवल में फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कॉइन है? हाँ, मुझे पास है। सपोज ये मेरे पास कॉइन है, दिस मैक्रो लेवल कॉइन। इस कॉइन पे क्वांटम फिजिक्स काम करेगा या क्लासिकल फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स विल एक्सप्लेन इट, है ना। जो भी इसका बिहेवियर होगा, इट इज़ अ बिहेवियर दैट विल बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स, नॉट बाय क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स किसकी बात करता है? इसके अंदर जो कौन है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनको एक्सप्लेन करेगा क्वांटम फिजिक्स। और फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये देखते हैं इस 5 रुपये की कॉइन में, देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि ये कैसी हो सकती है, या तो ये टेल होगी या फिर हेड। तो जब मैं इसको ऐसे स्पिन करता हूँ, जब मुझे फाइनली ये मिला, या तो मुझे टेल मिलेगा या फिर हेड मिलेगा। ठीक है ना। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जब आपको टेल भी मिलेगा और हेड भी मिलेगा? है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी? बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आपने देखा, आपने खोला, या तो ये आपको टेल मिलेगा या फिर हेड मिलेगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन एक जगह पर है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इसको घुमा रहा हूँ और ये हवा में है, और जब ये हवा में जा रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ जब जितनी देर ये हवा में है उतनी देर ये हेड भी है और टेल भी है? कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ जितनी देर ये कॉइन हवा में घूम रही है, ये हेड भी है और ये टेल भी है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ में है। लेकिन जब मैं इसको पकड़ के ऑब्जर्व करूँगा, तब या तो ये हेड होगी या फिर टेल होगी। ठीक है। तो ये जो हवा में घूम रही है, ये जो कॉइन हवा में घूम रही है, इस घूमने को हम क्या कहते हैं? सुपर पोजिशन। यानी हम क्वांटम मैकेनिक्स की अब बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या देखा, जब आप फंडामेंटल पार्टिकल्स को निकालते हैं और देखते हैं उनको, तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। वो अप स्पिन में भी हो सकते हैं, डाउन स्पिन में भी हो सकते हैं। आप नहीं बोल सकते कि अप मिलेगा या डाउन मिलेगा, यू कैन नॉट से दैट। ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल्स किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। तो वो असल में क्या प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं? सुपरपोजिशन की। सुपरपोजिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, दैट दे कैन बी इन एनी स्टेट। लेकिन जब आप उनको पकड़ के ऑब्जर्व करते हो, तब उनका सारा वेव फंक्शन कोलैप्स होकर आपको एक रिजल्ट देता है। मैं आपको इससे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
हमने बचपन में पढ़ा, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने पढ़ा ना, दिखाते थे ना जब बचपन में एटम बनाते थे, ऐसे ही दिखाते थे। और दूसरा फिर शेल यहाँ पे बनाते थे, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ये असल में गलत मॉडल है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसी किसी शेल में आपको नहीं मिलते हैं। रियलिटी में क्या होता है, जब आप एटम पढ़ते हैं, जब एटम को स्टडी करते हैं, बीच में तो आपको न्यूक्लियस मिलता है, पर उसके अराउंड कोई शेल नहीं होती। असल में प्रोबेबिलिटीज़ होती है, प्रोबेबिलिटीज़ होती है। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है किसी को नहीं पता। इलेक्ट्रॉन इस पूरी जगह में कहीं पर भी हो सकता है। आप बोल नहीं सकते, आप लोकेट नहीं कर सकते मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। होगा कहाँ पर वो अभी पता हमें नहीं। दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज़। इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को कि आपका इलेक्ट्रॉन किस जगह पर हो सकता है, इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। कि आपका इलेक्ट्रॉन कैन बी इन एनी पॉसिबल स्टेट, किसी भी स्टेट में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जब तक कि आप उसको पकड़ के देखोगे नहीं, तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि वो किस स्टेट में है। और इसी मल्टीपल पॉसिबल स्टेट्स में जब कोई पार्टिकल होता है, उनको हम क्या कहते हैं, द पार्टिकल हैज अ सुपर पोजिशन। यानी वो किसी एक पोजिशन में नहीं है, इट इज इन मल्टीपल स्टेट्स, तो द पार्टिकल इज इन सुपर पोजिशन। ठीक है। किसी ने आईटी पढ़ा है, कंप्यूटर वगैरह? कंप्यूटर जो चलता है, हम कहते हैं ना कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पे चलता है, बिट्स पे, है ना। या तो 0 बिट होती है या फिर 1 बिट। पता भी है या नहीं, नहीं पता है? 0 और 1 पे कैसे काम चलता है, बाइनरी पे कैसे काम चलता है, वही मैं बता रहा हूँ। हाउ डू आवर कंप्यूटर्स वर्क। चलो छोड़ो, ये समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि इलेक्ट्रॉन असल में इस प्रोबेबिलिटी में हो सकता है। यानी आपको इलेक्ट्रॉन ऐसा मिलता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर होने के चांसेस है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां पे होने के चांसेस है कहां पर अभी हमें पता नहीं। फिर जाके इलेक्ट्रॉन जब इन सारी जगह पर हो सकता है, तो वी कॉल इट दैट इलेक्ट्रॉन क्या है, किस में है, सुपरपोजिशन में। फिर जाके जब आप इस एटम को पकड़ के देखोगे और पकड़ोगे किसी इलेक्ट्रॉन को, फिर आपको पता चलेगा इसका सारा वेव फंक्शन कोलैप्स होकर आपको इलेक्ट्रॉन एक जगह पर मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स होना। यानी अगर इस कमरे में मुझे देखना है इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है। जब तक मैं उसको पकड़ के कहीं पर लोकेट नहीं करूंगा, तो सपोज मुझे वो यहाँ पर मिला, इस जगह पर मिला, तो मुझे पता चल गया कि ये जो इसकी इतनी सारी मल्टीपल पॉसिबल स्टेट्स थी, ये सारी कोलैप्स हो गई और इलेक्ट्रॉन मुझे इस जगह पर मिला। यानी जो प्रोबेबिलिटी थी कि वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये सारा कोलैप्स होकर मुझे एक जगह पर वो मिला। इसी को हम कहते हैं वेव फंक्शन का कोलैप्स होना। समझ आ रहा है आपको? नाउ दिस इज हाउ द पार्टिकल्स आर इन सुपरपोजिशन। वो अलग अलग जगह पर होते हैं सुपरपोजिशन में। ओके, नेक्स्ट जो इसकी है सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स, दैट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट
क्वांटम एंटेंगलमेंट। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर वर्क करता है बिट्स पे। बिट्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये मेरी एक बिट है। बिट का मतलब अगर इसमें से करंट पास होगी तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 1। यानी ऑन जब होता है मेरा ये स्विच ऑन है, करंट पास हो रही है, तो ऑन पे मुझे रिजल्ट क्या मिलता है? 1। तो ऑन को मैंने रखा है, जब मेरा ये सेमीकंडक्टर ऑन होगा तो मुझे 1 रिजल्ट मिलेगा। और अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो करंट पास होगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ। तो ऑफ के वक्त मुझे क्या मिलता है? 0। तो ऑफ जब होता है कंडक्टर तो मुझे मिलता है 0। और इसी 1 और 0 की वजह से हम अपने कंप्यूटर्स को चला पाते हैं। तो हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसमें करंट्स पास होती है, और अगर करंट पास होगी तो कंप्यूटर को पता चलता है ये मुझे 1 लिखने को बोल रहा है, और करंट पास नहीं हुई तो कंप्यूटर को पता चलता है ये मुझे 0 लिखने को बोलता है। तो इसी 1 और 0 का इस्तेमाल करके कंप्यूटर समझ जाता है कि मुझे क्या लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंप्यूटर मुझे देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कैमरा ने मुझे कैप्चर कर लिया। अब यही वीडियो शाम को बच्चे देखेंगे अपनी ऐप पर। तो इस कैमरा ने मुझे कैप्चर किया और मेरा रंग कैप्चर किया। उसको ब्लू कलर यहाँ मिला, यहाँ पर स्किन कलर मिला, अलग यहाँ पर ब्लैक कलर मिला। अब ये ब्लैक, ब्लू और स्किन कलर उन बच्चों को कैसे पहुँचेगा शाम को? क्योंकि हर कलर का अपना भी एक कोड होता है 1 और 0 में। तो मेरा जो कलर है ये जब ट्रांसमिट हो जाएगा, ये जब ट्रांसफ़र हो जाएगा कंप्यूटर में, वो इस कलर को अपना कोड देगा 1 और 0 में। और जब कंप्यूटर को पता चल गया, सपोज ब्लू कलर का कोड क्या है? ब्लू कलर का कोड है 111010, ऐसा कुछ। ये ब्लू कलर का कोड है। तो कंप्यूटर को ये कोड पहुंचाना है कहाँ तक? उस बच्चे के कंप्यूटर तक। तो वो कैसे पहुंचाएगा? वो कैसे उसको बोलेगा कि ब्लू कलर दिखाओ 111001 करके? तो वो ऑन ऑन ऑन, ऑफ ऑफ और ऑन करेगा लाइट, तो कंप्यूटर को पता चलेगा ये मुझे ब्लू कलर दिखने को बोल रहा है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? बिट्स। बिट या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, या तो ऑन हो सकती है या फिर ऑफ हो सकती है। ये होती है नॉर्मल बिट्स जिस पे कंप्यूटर चलता है। तो बिट जब होती है, जब आपके पास 1000 बिट है तो हो जाता है फॉर एग्जांपल आपका, अगर आपके पास 8 बिट्स है, अगर आपके पास 8 बिट्स है, सपोज 1 बिट 2 3 4 5 6 7 8, जब आपकी 8 बिट्स हो गई इसको हम बाइट कहते हैं। फिर अगर 1000 बाइट है तो किलो बाइट, फिर उसके ज़्यादा 1000 किलो बाइट है तो मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट है तो गीगाबाइट। तो ऐसे करके करते हैं आपको गीगाबाइट जो मिलता है वो यहीं से मिलता है। तो शॉर्ट में ये हम कंप्यूटर में हमें पढ़ना ही है जब कंप्यूटर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मल बिट्स कैसे काम करती है 1 और 0 पे। लेकिन अब हमने, आपने नाम सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर, नाम सुना है? हमने एक नया कंप्यूटर बनाया है, क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स पे चलता है, ये सुपरपोजिशन पे चलता है। कैसे? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के अंदर इन्होंने किसका इस्तेमाल किया है? नॉर्मल बिट्स का इस्तेमाल नहीं किया। तुम पीछे ही बैठो भाई, तुम पीछे ही बैठो। क्या पीछे इतना, क्या तुम बुढ़े हो गए हो? चलो कोई नहीं, लगाओ इसको भी कब्रिस्तान में पीछे। तो क्वांटम कंप्यूटर में नॉर्मल बिट्स इस्तेमाल नहीं होती है। क्या इस्तेमाल होती है? क्वांटम बिट्स इस्तेमाल होती है, क्यूबिट्स। क्यूबिट्स क्या है? ये ऐसी बिट्स है जो 0 भी होती है, जो 1 भी होती है एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने आपको कहा, इलेक्ट्रॉन आपका अप स्पिन भी दिखा सकता है, डाउन स्पिन भी दिखा सकता है, वो दोनों स्टेट्स में होता है। जैसे कॉइन को हमने किया ना टॉस, वो दोनों स्टेट्स में था ना, हेड और टेल। बिल्कुल आपका इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम पार्टिकल है जो अप स्पिन भी दिखा सकता है, डाउन स्पिन भी दिखा सकता है। और हमने ऐसी बिट्स बनाई है जो 0 भी होती है और 1 भी होती है एट द सेम टाइम। अब वो देखेंगे जब हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, उसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। असल में जब आप किसी भी चीज़ को एक हद तक छोटा कर देते हो ना, वो क्वांटम बिहेवियर दिखाने लगता है। तो अभी तक जब हम बिट्स इस्तेमाल करते थे वो हम बड़ी बिट्स इस्तेमाल करते थे, जो उसमें क्लासिकल फिजिक्स काम करता था, लेकिन हमने उनका साइज़ और कम कर दिया, वो क्वांटम सुपरपोजिशन दिखाने लगी वैसे ही, ठीक है। विल स्टडी दैट इन कंप्यूटर्स। तो ये दोनों होती है एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 बिट्स है, 0 0 0 0, 4 बिट्स है। और मैं आपको कहता हूँ, एक सवाल देता हूँ मैं कंप्यूटर को, मैंने सवाल दिया कि इन 4 बिट्स को
अब चेंज करो 1 1 1 और 1 में, क्या करो, इन 4 बिट्स को चेंज करो 1 1 1 और 1 में, लेकिन एक टाइम पे एक ही बिट चेंज कर सकते हो, एक टाइम पे एक ही बिट चेंज कर सकते हो। तो इसने क्या किया, इसने पहले इसको चेंज किया, बाकियों को ठीक ठीक रखा, फिर इसको ऐसे ही रखा, इसको चेंज किया, 2 को ऐसे ही रखा, फिर इनको ऐसे ही रखा, इसको चेंज किया, इसको ऐसे ही रखा, फिर इसको तीनों को ऐसे ही रखा, फिर फाइनली इसको चेंज किया। तो 4 स्टेप्स लगे ना इसको ये करने में। लेकिन अब अगर मेरे पास ये नॉर्मल बिट्स नहीं होंगी, ये क्या होंगी, क्वांटम बिट्स, और मैं आपको बोलूँगा एक ही स्टेप में करके दो, इसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 स्टेट में होता है, ये 1 में भी होता है और 0 में भी होता है। समझ गए आप? क्वांटम कंप्यूटर इतना फास्ट है कि गूगल ने एक एल्गोरिदम बनाया, एक इक्वेशन बनाई, और उसने कहा कि दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ, कोई इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो, किसी भी सुपर कंप्यूटर में डालना है डालो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो। गूगल ने, IBM ने कहा वी विल डू इट। उस वक्त दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर IBM का समिट था। समिट वाज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर, ये हमारा एक टिंगू कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर, वो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग जितने कंप्यूटर होते हैं, वो उसमें ज़बरदस्त प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करता है। आई कंसिडर माई लैपटॉप टू बी वेरी फास्ट। जब मैं रीस्टार्ट करता हूँ, ये 3 या 4 सेकंड में रीस्टार्ट हो जाता है, वो 4 सेकंड हो जाते हैं, ये ऑन हो गया होता है, बहुत फास्ट है। वाई? बिकॉज इसमें इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत फास्ट है। लाइकवाइज अब जब सुपर कंप्यूटर होगा, इस घर के जितना सुपर कंप्यूटर होगा, उसकी बहुत फास्ट सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है। तो हमने सुपर कंप्यूटर को क्या दिया, गूगल का एल्गोरिदम, और कहा कि इसको सॉल्व करके दो। और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ने कहा कि गूगल का जो एल्गोरिदम है, इट विल टेक अस 10,000 ईयर्स टू कैलकुलेट इट। कितने साल लगेंगे? 10,000 साल लगेंगे इसको सॉल्व करने में। उसने एक एस्टिमेटेड टाइम बताया। इतना डिफिकल्ट एल्गोरिदम है, वी विल टेक ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स टू सॉल्व इट। ये कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जो किस पे चलता है? नॉर्मल बिट्स पे। किस पे चलता है? नॉर्मल बिट्स पे, 0 या 1। ठीक है। फिर गूगल ने कहा अब हम इसको करते हैं, क्योंकि गूगल इज़ द कंपनी जिसने पहला सुपर क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। गूगल ने अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाया जो किस पे चलता है? सुपरपोजिशन पे। तो गूगल ने जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया, उसने यही एल्गोरिदम अपने कंप्यूटर में डाला, क्वांटम कंप्यूटर में, और वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर जो था, उसने सेम एल्गोरिदम 200 सेकंड में करके दिया, 200 सेकेंड्स। और उसी वक्त गूगल ने कहा दैट वी हैव अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी। वी हैव अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी। व्हाट इज क्वांटम सुप्रीमेसी? जब आपका क्वांटम कंप्यूटर इज इवन फास्टर देन द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है। एंड गूगल हैज अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी, दैट इज गूगल्स क्वांटम कंप्यूटर इज फास्टर देन द fastest supercomputer of the world. Google's quantum computer is faster than the fastest supercomputer in the world. How was it able to do an algorithm and calculate it in 200 seconds? By using quantum bits, qubits. By using quantum bits. Because quantum bits multiple states में at the same time होते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं या नहीं? Okay. It's true. I'm not making this up. These values are true. सुपर कंप्यूटर ने 10,000 साल मांगे थे एंड गूगल डिड इट इन 200 सेकेंड्स। उस वक्त न्यूज़ में भी आया था, ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था जब गूगल ने अनाउंस किया दैट वी हैव अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी। हमारा सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है, हमारा क्वांटम कंप्यूटर। और जब ऐसा हुआ, सारी दुनिया में आग लग गई और सब लोग क्वांटम कंप्यूटर बनाने में लग गए। और इंडिया ने भी अपना क्वांटम कंप्यूटर मिशन शुरू किया, जिसको हम पढ़ेंगे जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। उसमें 8,000 करोड़ रुपए लगाए इंडिया ने, ताकि इंडिया भी क्वांटम रिसर्च कर सके। ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में होने से वी वर एबल टू अचीव दिस मच लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन अवर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। चलो, यही मैं ढूंढ रहा था लैपटॉप पे। नंबर 2, क्वांटम बिहेवियर देख रहे हैं ना। पहला देखा हमने सुपर position. That means a quantum particle can be in multiple states at the same time, and that is your superposition property. Number 2, entanglement. Now this is something that is going to blow your mind. Entanglement.
या क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं इसको। जो असल में गूगल का क्वांटम कंप्यूटर था जिसने 200 सेकंड में करके दिया ना, उसने सिर्फ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया, उसने किसका इस्तेमाल किया, और एंटेंगलमेंट का भी इस्तेमाल किया। व्हाट इज एंटेंगलमेंट? मुझे बताओ, अगर यहां पर सपोज माजिद है, तुम्हारा कोई भाई है, किसी का भाई है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ। तुम्हारे भाई का नाम इशफाक। इन पे कौन सा फिजिक्स चलेगा, क्वांटम फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स है ना। अब मैंने आरिफ को पकड़ के इधर धोया ज़बरदस्त तरीके से। इसका भाई कहाँ है? इशफाक। कहाँ पे रहता है भाई? अभी वो गांधरबल में रह रहा है और आरिफ अभी करानगर में है। और आरिफ को हम सब ने पकड़ कर ऐसा धोया कि ये बस साफ हो गया। ठीक है, क्या इसके इशफाक, इसके भाई पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मतलब इस वक्त कुछ फ़र्क पड़ेगा? उसको पता नहीं है ना, अभी वो तो वहाँ घर पे बैठा है। तो हमने इसके भाई को यहाँ पकड़ा, इसको धोया, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। इशफाक वहाँ घर पे, उसको कोई आइडिया नहीं है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उसको न्यूज़ पहुँचेगी तब वो थोड़ा दुख में आ जाएगा। फिलहाल उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी मैक्रो लेवल पे जब आप एक बॉडी को टच करते हो दूसरी बॉडी पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, मैंने एक कुर्सी यहाँ पर पकड़ के उसको तोड़ दिया, दूसरी कुर्सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर सन, सपोज फॉर एग्जांपल सन को हमने उड़ा दिया तो क्या हो जाएगा? अर्थ अपनी बॉडी तो बॉडी ही रहेगी, हाँ अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा वैसा, हमें सनलाइट नहीं मिलेगी, सब आईसी हो जाएगा और अर्थ अपने ऑर्बिट से निकल जाएगा। पर अर्थ तो अर्थ रहेगा ना, बॉडी तो रहेगी, बॉडी तो ख़त्म नहीं होगी, बॉडी तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक, तो हमने क्या देखा, क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा हम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं देखते, एक को पकड़ के दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने जब क्वांटम पार्टिकल्स को पकड़ा, अब हमने देखा कि हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल वी टुक फोटोन, फोटोन होता है ना जो लाइट से आता है, तो हमने फोटोन लिया, यहाँ से दूसरा फोटोन लिया और दोनों को ज़बरदस्त स्पीड पे टकराया। और जब फोटोन टकराया तो फोटोन के हिस्से होकर हमें दो पार्टिकल्स मिले। क्या मिले? दो पार्टिकल्स। फिर हमने क्या किया, इस पार्टिकल को हमने उठाकर अर्थ के नॉर्थ पोल पे डाला, नॉर्थ पोल पे, और दूसरे पार्टिकल को उठाकर अर्थ के साउथ पोल पे डाला। अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे कुछ करूँगा, इस पे कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए? बहुत दूर है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो साउथ पोल पे एक पार्टिकल है, नॉर्थ पोल पे दूसरा पार्टिकल है। अभी हमने नहीं देखा, हमें ये देखना है कि इस पार्टिकल का स्पिन कैसा है। क्या देखना है? इस पार्टिकल का स्पिन क्या ये अप स्पिन है या डाउन स्पिन है? इसका भी कुछ अपना स्पिन होगा, या अप स्पिन होगा या डाउन स्पिन होगा। तो अभी मैंने देखा नहीं, ये सुपर पोजिशन में है। पार्टिकल क्या है? सुपर पोजिशन में, अप भी है और डाउन भी है। सुपर पोजिशन में ये भी क्या है? अप भी है और डाउन भी है। तो इसका वेव फंक्शन है, ये सुपर पोजिशन में पार्टिकल है। तो मैंने इसको एक डब्बे में रखा, अभी मैंने देखा नहीं कि इसका कौन सा स्पिन है। मैंने इस डब्बे को उठा कर कहाँ लिया? नॉर्थ पोल में, और दूसरे डब्बे को उठाकर कहाँ लिया? साउथ पोल। अब ये डब्बा आप ऐसे समझो, श्रोडिंगर ने इसको समझाया था, ये डब्बा मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मैंने ढक्कन खोल के इसमें एक कैट डाल दी, एक बिल्ली। अब ये बिल्ली छोटी सी, बहुत ही मासूम सी बिल्ली है, अब ये डब्बे के अंदर है। डब्बे के अंदर बिल्ली है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 दिन हो गए ये इसी के अंदर है। हमने डब्बा वापस खोला नहीं, ना ही हमने देखा कि ये ठीक है या नहीं। मुझे बताइए, जब 5 दिन हो जाएंगे, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो बिल्ली है जो डब्बे के अंदर बंद है, ये जिंदा भी हो सकती है और इसकी डेथ भी हो सकती है? पॉसिबिलिटी है ना, ये जिंदा भी हो सकती है और इसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जब तक कि मैं ढक्कन नहीं खुलाऊंगा, जब तक कि ढक्कन बंद ही है, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो कैट है वो जिंदा भी है और मुर्दा भी है? कह सकते हैं ना। कैट क्या है? सुपर पोजिशन में। क्या है? सुपर पोजिशन में। जब तक कि ढक्कन नहीं खोला जाएगा तब तक समझ नहीं आएगा जिंदा है या मुर्दा। यानी ऑब्जर्व करने के बाद समझ आता है कि पार्टिकल किस पोजिशन में था। उससे पहले वो जिंदा भी हो सकता है, मुर्दा भी हो सकता है, अप स्पिन भी हो सकता है, डाउन स्पिन भी हो सकता है। जब तक कि आप खोल के देखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। दिस इज सुपर पोजिशन। तो हमने सुपर पोजिशन वाला पार्टिकल उठाकर कहाँ लिया? डब्बे में, नॉर्थ पोल, दूसरा का रखा साउथ पोल। अब हमने क्या किया, मैं यहाँ पर खुद भी हूँ और मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर खुद हूँ और मैंने इकरा को साउथ पोल भेजा। अब इकरा को मैंने कहा, हम दोनों फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो मैंने इकरा को बोला जिस टाइम मैं इस डब्बे का ढक्कन खोलूँगा सेम तुम्हें भी उसी टाइम खोलना है, और हम दोनों सेम टाइम पे इसका स्पिन चेक करेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ,
जब मैंने अपना ढक्कन खोला यहां पर, मुझे इस पार्टिकल का अप स्पिन मिला। क्या मिला? अप स्पिन। उसी समय इस पार्टिकल ने अपना सारा वेव फंक्शन कोलैप्स करके मुझे डाउन स्पिन दिखाया। क्या दिखाया? डाउन स्पिन दिखाया। फिर मैंने कहा एक और बार ट्राई करते हैं। मैंने बंद किया ढक्कन को। ढक्कन जब बंद हुआ, मैंने फिर से खोला, मुझे डाउन स्पिन मिला। क्या मिला? और उसी समय इस वाले पार्टिकल ने मुझे अप स्पिन दिखाया। और हमें समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। अगर यहां पर पहले मुझे अप स्पिन दिखा रहा था तो उसी समय उसने डाउन स्पिन कैसे दिखाया? और अगर फिर मैंने फिर से चेक करके डाउन स्पिन मुझे मिला तो उसी समय वहां पर अप स्पिन कैसे हो गया? तो हमें पता चला इन दोनों के बीच में किसी तरीके से कोई लिंकेज है कि जब आप एक पार्टिकल को पकड़ के उसको ऑब्जर्व करते हो, दूसरा अपना वेव फंक्शन कोलैप्स करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर आप ऐसे ही सेम चीज करोगे, एक फोटोन को लेके आप उसको स्ट्राइक करोगे तो दो पार्टिकल्स निकलेंगे। एक पार्टिकल को आप रखो अर्थ पर और दूसरे पार्टिकल को सीधा मून पे ले जाओ। एस्ट्रोनॉट्स को भेजो मून पर और उनको वहां पर मून पर रखो। ठीक, अब मैं अर्थ पर इस पार्टिकल को खोल रहा हूं। जब मैंने इस पार्टिकल को ओपन किया तो मुझे मिला कि इसका अप स्पिन है। क्या है? अप स्पिन है। और उसके बाद मैंने इनको कहा कि तुम्हें क्या मिला? मुझे पहले ही पता होगा कि वहां पर इनको क्या मिलेगा? डाउन स्पिन मिलेगा। अब मैं ये अर्थ पे कर रहा हूं और रिजल्ट कहां पे मिल रहा है? मून पे चेंज हो रहा है रिजल्ट। अब अगर यहां पे मुझे अप डाउन स्पिन मिलेगा तो मून पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा, अप स्पिन मिलेगा। तो हमें पता चला, आइंस्टाइन को जब ये बोला गया कि ऐसा होता है, आइंस्टाइन ने खारिज कर दिया इस आइडिया को। उसे कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होगा, दैट वुड बी अ स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी ये कुछ ऐसी चीज है जो समझ में आने वाली नहीं है, ये कुछ गलत चीज हो रही है एट अ डिस्टेंस, इज अ स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियलिटी में। लेकिन जैसे 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 हमने स्टडी किया, हमें सच में एंटेंगलमेंट दिखी। हमें पता चला कि जब एक फोटोन से दो पार्टिकल्स बाहर आते हैं, ये दोनों जुड़वा होते हैं, दोनों में कुछ कनेक्शन होता है। चाहे आप इनको यूनिवर्स के दो साइड से भी क्यों ना ले जाओ, चाहे आप इनमें बिलियंस एंड बिलियंस किलोमीटर्स की डिस्टेंस क्यों ना रखो, आप एक को चेंज करोगे, दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। और हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कैसे होता है, बट इट हैपन्स। इट इज नॉट अ स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, इट इज एंटेंगलमेंट। एंड आइंस्टाइन वाज रॉन्ग। in fact Einstein hated quantum mechanics. बिकॉज आइंस्टाइन का फिजिक्स फेल हो गया ना, इधर क्वांटम मैकेनिक्स पे उसका फिजिक्स काम नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई ही हेटेड इट। हाइजेनबर्ग के साथ उसकी जबरदस्त राइवलरी थी। ठीक है, व्हाई? बिकॉज उसका फिजिक्स नहीं काम करता था क्वांटम मैकेनिक्स में, एंड ही हेटेड इट। और उसने एंटेंगलमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं किया, बट फाइनली हमने एंटेंगलमेंट को प्रूव किया है। वी कैन चेंज रिजल्ट्स। अगर हमने ये किया भी है, जैसे चाइना ने ये किया। चाइना ने एक पार्टिकल यहाँ पर रखा अर्थ पर, दूसरे पार्टिकल को ऊपर ऑर्बिट में सैटेलाइट में रखा, और उन्होंने दोनों का स्पिन चेक किया। यहाँ जब रिजल्ट आप चेंज करते थे, ऊपर रिजल्ट खुद चेंज हो जाता था। जब ऊपर आप रिजल्ट चेंज करते थे, नीचे चेंज हो जाता था। और हमें अभी तक नहीं पता कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। किसी तरीके की कम्युनिकेशन तो होगी, बट वी आर येट नॉट श्योर कोई इनके बीच में क्या ऐसी चीज़ चलती है कि हम नहीं बोल सकते। और जो भी कम्युनिकेशन होगी, इट्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज आप सेम टाइम पे देखते हो और सेम टाइम पे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स हर बार मिलते हैं। तो दो पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं? एंटैंगल्ड। वी कॉल इट क्वांटम एंटैंगलमेंट। क्वांटम एंटैंगलमेंट। लिखिए, क्वांटम मैकेनिक quantum entanglement. It is a quantum mechanical phenomena. Quantum entanglement. It is a quantum mechanical phenomena in which mechanical phenomena in which the quantum states of two
or more particles, of two or more particles, of two or more particles are described with reference to each other, with reference to each other, even though the individual objects are spatially separated, even though the individual objects are spatially, यानी उनको आपने geographically separate किया है, उसके बावजूद वो दोनों क्या होते हैं आपस में connected. So it's a quantum mechanical phenomena in which quantum states of two or more objects are described with reference to each other, even though the individual objects may be spatially separated. This is quantum entanglement. तो क्वांटम बिहेवियर में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक का बिहेवियर चेंज होने से दूसरा अपने आप चेंज हो जाता है. अब देखिए, अब फिर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. तो मैंने आपको कहा ना, आपके पास 4 बिट्स है 0 0 0 0. सवाल क्या था, इन चारों को चेंज क्या करना है 1 में. तो हमने देखा कि जो नॉर्मल बिट्स है वो कैसे चेंज कर रही है, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, 4 स्टेप्स लग रहे हैं. फिर मैंने क्यू बिट्स का इस्तेमाल किया जो क्या होती है 1 और 0 एक साथ. तो ये एक तो सुपर पोजिशन में है, दूसरे इनमें सब में आपस में क्या है, कनेक्शन है. कौन सा कनेक्शन, एंटैंगलमेंट का. कौन सा कनेक्शन, मैंने क्या किया, एक ही स्टेप्स में चेंज करना है ना. जैसे ही मैंने पहले वाले को चेंज किया, सब के सब चेंज हो गया. ठीक है, दिस इज हाउ क्वांटम मैकेनिक्स वर्क्स इन क्वांटम कंप्यूटर्स. एक को हाथ लगाया सब चेंज हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज ये सारे पार्टिकल्स आपस में एंटैंगल्ड होते हैं. सो क्वांटम कंप्यूटर्स इसी का इस्तेमाल करता है. चलिए, इसके बाद क्या लिखा था आपने क्वांटम बिहेवियर के बाद, ओके. लिखिए स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स. कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? okay. देखो, पहले क्या था, हमने मैटर को छोटा छोटा डिवाइड करके हम कहां पे पहुंचे, एटम के पास. फिर एटम को तोड़ के हमें क्या मिले, फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. लेकिन फिर हमने जब और रिसर्च की, फिर हमने क्या किया, हमने 2 न्यूट्रॉन पकड़े, उनको आपस में टकराया, वहाँ 3 पार्टिकल्स बाहर आए. 2 प्रोटॉन पकड़े, उनको आपस में टकराया, वहाँ और 3 पार्टिकल्स बाहर आए. तो एक एटम के अंदर हमें इतने पार्टिकल्स मिले कि हमें लगा कि भाई अब इन पार्टिकल्स की ग्रुपिंग करना ज़रूरी है. अब पता चलना चाहिए कौन सा पार्टिकल किस टाइप का है. तो हमें इसका एक मॉडल बनाना है, इसको क्लासिफाई करना है कितने सारे, बिकॉज एक एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हद से ज़्यादा पार्टिकल. हमारे पास आज इतने सारे पार्टिकल्स हैं कि अगर हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगी, कोई मॉडल नहीं होगा, तो हमें समझ नहीं आएगा कौन सा पार्टिकल किसके अंदर आता है और उसका फंक्शन क्या है. इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाया पार्टिकल फिजिक्स का. ठीक है, जहाँ पर हमने पार्टिकल्स को अलग अलग क्लासीफाई किया है कि कौन सा पार्टिकल किस जगह पर है और उसका फंक्शन क्या है. अब देखिए, पार्टिकल्स की जब बात करते हैं यूनिवर्स में, पार्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं. स्टैंडर्ड मॉडल हमें कहता है पार्टिकल्स का 2 फंक्शन होता है. एक फंक्शन तो आपको पता है कि पार्टिकल आपस में मिलकर जब एटम बनाते हैं, फिर एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा, वो क्या जनरेट करेगा, मैटर, है ना. यानी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं. तो कुछ पार्टिकल्स आपका मैटर बनाता है, मैटर बनता है उससे. दूसरा, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर
नहीं बनाते, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नाम सुना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है, दो चीज़ों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स है। ये मैग्नेटिक फोर्स जो आपको फील हो रहा है ये क्या है असल में? अट्रैक्शन है, लेकिन कैसे होती है ये? हाँ, हम देखते हैं जैसे मैंने दो मैग्नेट लिए, ये दो मैग्नेट लिए मैंने, ये दोनों मैंने अच्छा पोल रखा है इसका, तो ये आपस में मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल्स या रिपल्शन दिखा रहा है। कोई भी फोर्स ले लो आप, अट्रैक्शन वाला या रिपल्शन वाला, लेकिन जो है आपको ये फील हो रहा है ना कि ये एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं, ये क्या असल में, ये कैसे होता है? जो भी फोर्स होता है उस फोर्स को कैरी करने के लिए एक पार्टिकल होता है, उन पार्टिकल्स को हम फोर्स कैरियर्स कहते हैं। कोई भी फोर्स पार्टिकल के बगैर नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको दिख रहा है ये भी फोर्स कैरी किया जाता है, और कैरी कौन करता है? फोटॉन्स। फोटॉन्स कैरी करते हैं। फोटॉन्स आर कंसिडर्ड फोर्स कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तब तक नहीं होगा जब तक फोटोन कैरी नहीं करेगा। तो क्या होता है असल में, ये दो आपने मैग्नेट्स देखे, अब आपको फील हो रहा है कि ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज इन दोनों के बीच में फोटॉन्स ज़बरदस्त एक दूसरे का ऑसिलेशन करते हैं। ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। फोटॉन्स ये फोर्स कैरी करते हैं जिसकी वजह से आपको फील होता है कि अंदर जा रहा है। और जो रिपल्शन वाला है उसमें भी फोटॉन्स काम करते हैं। तो आपका जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको कैरी करने के लिए एक पार्टिकल होना ज़रूरी है। तो एक तो आपके पार्टिकल्स है जो क्या बनाते हैं? मैटर। दूसरे आपके पार्टिकल्स है जो क्या कैरी करते हैं? फोर्स। समझ आ रहा है या नहीं? तो कुछ पार्टिकल्स है जो मैटर कैरी करते हैं और कुछ पार्टिकल है जो फोर्स कैरियर्स होते हैं। जो पार्टिकल्स आपके मैटर बनाते हैं उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं बोसॉन्स, सॉरी फर्मियॉन्स, फर्मियॉन्स। और जो पार्टिकल्स आपका फोर्स कैरी करते हैं उनको हम कहते हैं बोसॉन्स, बोसॉन्स। समझ आया इतना? तो अगर मैं जब भी आपको बोलूंगा फर्मियॉन, फर्मियॉन क्या होता है? ये वो पार्टिकल है जो मैटर में होगा, है ना? इससे क्या बनता है? मैटर। जब भी बोसॉन की बात करेंगे उसको मैटर के साथ लेना देना, वो फोर्स कैरी करता है, ठीक है? वो फोर्स कैरी करता है। तो फर्मियॉन जो है जिससे मैटर बनता है ये दो किस्म के होते हैं। एक फर्मियॉन ऐसा होता है जो क्वार्क्स से बनता है। जो किससे बनता है? क्वार्क्स से बनता है। एक फर्मियॉन ऐसा होता है जो क्वार्क्स से नहीं बनता, जिसमें क्वार्क्स नहीं होते। कुछ फर्मियॉन्स होते हैं जिससे क्वार्क बनते हैं और कुछ फर्मियॉन्स होते हैं जिसमें क्वार्क्स नहीं हमें मिलते। क्वार्क क्या है? क्वार्क असल में छोटे छोटे क्वांटम पार्टिकल्स हैं और उनमें 6 किस्म के, टोटल कितने किस्म के क्वार्क्स हमें अभी तक मिले हैं? 6 किस्म के क्वार्क्स मिले। कौन कौन सा? वी हैव अप क्वार्क, वी हैव डाउन क्वार्क, वी हैव टॉप क्वार्क, वी हैव बॉटम क्वार्क, वी हैव स्ट्रेंज क्वार्क, वी हैव चार्म क्वार्क। ये 6 किस्म के अभी तक हमें क्वार्क्स मिले। इनका हमने नाम रखा है अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज एंड चार्म। These are the 6 types of quarks. ठीक है, लिखा? ठीक है, तो क्वार्क्स 6 किस्म के होते हैं। इनमें से अगर 3 क्वार्क मिल गए, सपोज 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, तो अलग पार्टिकल बनेगा। 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क, अलग पार्टिकल बनेगा। ये 3 यहां से मिलेंगे तो अलग पार्टिकल बनेगा। ये आपस में अपनी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से अलग अलग पार्टिकल्स बनाते हैं, यही क्वार्क्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये 6 किस्म के हैं। 2 मिलकर अलग से बना लेंगे, 3 मिलकर अलग से बना लेंगे, 4 मिलकर अलग से बना लेंगे, तो ये आपके क्वार्क्स अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग पार्टिकल्स बनाते हैं। और इन पार्टिकल्स को जो क्वार्क्स से बनते हैं, इन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया है हैड्रॉन्स। क्या नाम दिया है?
Hadrons. Hadrons are those fermions that are made up of quarks. Hadrons are those fermions that are made up of quarks. लिखा लिखा समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? तो पार्टिकल्स जिससे मैटर बनते हैं वी कॉल देम फर्मियंस. फर्मियंस में अगर क्वार्क्स है तो उनको हम क्या कहते हैं? हेड्रॉन्स. अगर फर्मियंस में क्वार्क्स नहीं है तो वी कॉल देम लेप्टॉन्स. लेप्टॉन्स. अगर क्वार्क्स नहीं है तो लेप्टॉन्स. अगर क्वार्क है तो हेड्रॉन, क्वार्क नहीं है तो लेप्टॉन. ठीक है? तो हेड्रॉन की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हेड्रॉन में मैंने क्या कहा आपको? हेड्रॉन किससे बने होते हैं? क्वार्क्स. तो क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन से आपको अलग अलग हेड्रॉन्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से 3 क्वार्क्स मिले, कितने? 3 क्वार्क्स मिले, उन्होंने कोई हेड्रॉन बनाया होगा ना. ठीक. जब 3 क्वार्क्स मिलके हेड्रॉन बनाते हैं, उस हेड्रॉन को हमने नाम रखा है बैरियन. क्या नाम रखा है? बैरियन. सो बैरियन वो हेड्रॉन है जिसमें 3 क्वार्क्स होते हैं. आपने अभी तक बहुत बार नाम सुना होगा बैरियोनिक मैटर. ये कौन सा बैरियन होता है जिसमें कितने क्वार्क्स होते हैं? 3 क्वार्क्स होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं. एग्जाम्पल, एक बैरियन है हमारे पास प्रोटॉन. प्रोटॉन इज अ बैरियन जिसमें कितने क्वार्क्स है? 3. प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क्स है और 1 डाउन क्वार्क है. 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलकर एक प्रोटॉन बनाता है. ऐसे ही एक और बैरियन है हमारे पास न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क होता है. तो न्यूट्रॉन भी कितने क्वार्क से बना है? 3 क्वार्क से बना है. समझ आ रहा है? फिर अगर आपके पास कोई ऐसा हेड्रॉन है जिसमें एक ही क्वार्क है और एक एंटी क्वार्क है. एक क्वार्क है और एक एंटी क्वार्क है, क्योंकि हमें पता है हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है. मैटर का एंटी मैटर होता है, क्वार्क का एंटी क्वार्क होता है. जब क्वार्क का एंटी क्वार्क मिलता है तो उसको हम कहते हैं मिजॉन्स. वी कॉल द मीजॉन्स. मीजॉन्स. मीजॉन्स क्या है? मीजॉन्स आर दोज हेड्रॉन्स दैट आर मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क. क्वार्क और एंटी क्वार्क. अगर आपको मीजॉन की कोई एग्जाम्पल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एग्जाम्पल पायन्स, kaons, all these are mesons. Pions and kaons सब particles हैं. समझ आ रहा है? फिर से मैटर किससे बना होता है? फर्मियंस. वो पार्टिकल जो मैटर बनाते हैं वी कॉल देम फर्मियंस. फर्मियंस में 2 टाइप, या तो फर्मियन क्वार्क से होंगे या फिर नॉन क्वार्क्स. अगर क्वार्क से बने हैं तो क्वार्क कितने टाइप के हैं? 6. तो 6 में से अगर 3 इन क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन से जो भी पार्टिकल बनेगा उसको हम हेड्रॉन कहते हैं. हेड्रॉन में अगर 3 पार्टिकल है तो वो बैरियोनिक होता है. बैरियोनिक मैटर हो गया जो जिसमें 3 क्वार्क्स होते हैं. ठीक है ना. और दूसरा हो गया नॉन बैरियोनिक मैटर जिसमें क्वार्क और एंटी क्वार्क होता है. ये बैरियन नहीं होता, ये मेजॉन होता है. और मेजॉन के एग्जाम्पल से केऑन्स एंड पायन्स. दूसरा क्या है? लेप्टॉन्स. लेप्टॉन्स में हमारा क्वार्क नहीं होता है. जैसे फेमस एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन क्या है? असल में एक लेप्टॉन. इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई क्वार्क नहीं, इट इज अ लेप्टॉन. इलेक्ट्रॉन में कोई क्वार्क नहीं होता. आपने नाम सुना होगा कभी म्यूऑन्स. म्यूऑन्स भी लेप्टॉन्स होते हैं, इनके अंदर भी क्वार्क नहीं होता. म्यूऑन्स. टाउ. टाउ. टाउ लेप्टॉन्स.
and the most famous neutrinos. इस पे अभी तक 2 बार सवाल आया IAS में. Neutrinos. All these particles are not made up of quarks. They are without quarks. Therefore, they are known as leptons. ठीक है. और न्यूट्रिनोज के अलग अलग टाइप्स होते हैं. एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, जैसे कोई होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. एक होता है म्यूऑन न्यूट्रिनो. एक होता है टाउ न्यूट्रिनो. तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है. ऑल दीज पार्टिकल्स आर लेप्टॉन्स. अब देखो, न्यूट्रिनो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज इंडियन इंटरनेशनल न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी है, इंडिया की अपनी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी है जहां पर हम न्यूट्रिनोज को ढूंढते हैं. अब न्यूट्रिनो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज न्यूट्रिनोज आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स. सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में नंबर 2 पे जो आपको सबसे ज्यादा पार्टिकल दिखता है वो कौन है? न्यूट्रिनो. सबसे ज्यादा. सन में जब डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, वहां से न्यूट्रिनोज निकलते हैं. न्यूट्रिनोज बहुत ही भारी मात्रा में निकलते हैं सन से. और न्यूट्रिनोज का कोई चार्ज नहीं होता. दे आर चार्जलेस. न्यूट्रिनोज का कोई मास नहीं होता. दे आर मासलेस. नियरली मासलेस. They travel at speeds that are close to speed of light. ठीक है. इसीलिए क्योंकि न्यूट्रिनोज का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रिनोज को कोई मास नहीं है, न्यूट्रिनोज हर सेकेंड जब आप बाहर जाते हैं, आप धूप में चले गए, आपकी बॉडी में से हर सेकेंड बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज ट्रैवल करते हैं और वो आपके साथ इंटरैक्ट नहीं करते, बॉडी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, नॉर्मल पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते. इंटरैक्शन तब होती है जब चार्ज होता है. इंटरैक्शन तब होती है जब मास होता है. इसका ना ही कोई मास है और ना ही कोई चार्ज है, तो ये नॉर्मल मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता. डज नॉट इंटरैक्ट विद मैटर. डज नॉट इंटरैक्ट विद नॉर्मल मैटर. डज नॉट इंटरैक्ट विद नॉर्मल मैटर. दैट इज वाई न्यूट्रिनोज को हम कहते हैं घोस्ट पार्टिकल, बिकॉज इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है. घोस्ट पार्टिकल बिकॉज इट डज नॉट इंटरैक्ट विद द नॉर्मल मैटर. Considered as a ghost particle. समझ आ रहा है? So neutrinos are the second most abundant particles of the universe. Chargeless, massless, does not interact with the normal matter, therefore we cannot detect them easily, and they are known as ghost particles. इस साइड से इतना ही है. फर्मियॉन्स इतने ही टाइप के होते हैं अभी तक जितना हमें पता है. आगे क्या क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानते हैं. फिलहाल के लिए इतना पता है हमें. दूसरा साइड क्या है? जो क्या ट्रैवल करते हैं, कैरी करते हैं फोर्स. और साइंस वाले बताएंगे. अगर आपको ये नहीं पता है देन चुल्लू भर तो नहीं बोलूँगा मैं, डल लेक में जाके छलांग मार दो. कितने फोर्सेस है यूनिवर्स में? 3. यूनिवर्स में कितने फोर्सेस है? हाँ, शाबाश. पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और शाबाश ग्रेविटेशनल फोर्स, और कायनात में सिर्फ 4 फोर्सेस है. कितने? ओनली 4 अभी तक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, and gravitational force. These are the four forces of the universe.
वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन चारों फोर्सेस को कौन कैरी करेगा? एक पार्टिकल जिसका नाम क्या होगा? बोसॉन। अब क्योंकि अलग अलग फोर्स है, तो जब यूनिवर्स शुरू हो रही थी ना, जब बिग बैंग हो रहा था, तब ये चारों फोर्सेस एक ही सुपर फोर्स में थे। वी कॉल इट द सुपर फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। तब ये चारों फोर्सेस कंबाइंड थे। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ही था, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक ही था। उस वक्त हमारे पास एक सिंपल वन सुपर फोर्स था। और धीरे धीरे जब यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ तो ये फोर्सेस अलग हुए, ग्रेविटेशन अलग हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग हुआ, स्ट्रॉन्ग अलग हुआ, वीक अलग हुआ। तो ये चार फोर्सेस अभी कायनात में हमें मिलते हैं। इन चारों फोर्सेस के अपने क्या होते हैं? फोर्स कैरियर्स, अपने अपने फोर्स कैरियर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर कौन है? फोटॉन्स। फोटॉन्स अगर नहीं होंगे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं मिलेगा। दे आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोटॉन्स कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है विदाउट फोटॉन। इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है विदाउट फोटॉन। ठीक है? फोटॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कैरीड बाय ग्लूऑन्स। दे आर कैरीड बाय ग्लूऑन्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स आर कैरीड बाय WZ bosons। WZ bosons। अच्छे से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लार्ज फोर्स है, इसको कैरी करने वाला कौन है? एक क्वांटम पार्टिकल। एक क्वांटम पार्टिकल। ये यूनिवर्स का फोर्स है, बड़ा मैक्रो लेवल का, क्लासिकल फिजिक्स का फोर्स है, बड़ा मैक्रो लेवल का फोर्स। और इसको कैरी कौन कर रहा है? एक क्वांटम पार्टिकल। अब जब आपको क्वांटम पार्टिकल मिल गया, यानी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्वांटम फिजिक्स में मिलता है। ठीक है? व्हाई? बिकॉज कैसे मिलता है? बिकॉज इसको कैरी करने वाला कौन है? फोटॉन, जो एक क्वांटम पार्टिकल है। तो ये फोर्स जो है, ये क्लासिकल फिजिक्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको क्लासिकल फिजिक्स में भी मिलता है और क्वांटम फिजिक्स में भी मिलता है। कैसे? क्योंकि इसको कैरी करने वाला एक क्वांटम पार्टिकल मिल गया आपको। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट दोनों में नहीं है। दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये भी दोनों हमें क्वांटम लेवल पे मिलते हैं। ये दोनों फोर्सेस हमें कहाँ मिलते हैं? क्वांटम लेवल पर, और इनके पार्टिकल्स भी हमें मिलते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किस में है? मैंने कहा ग्रेविटेशन आपको मिलती है मैक्रो लेवल पर, लेकिन क्वांटम लेवल पर ग्रेविटेशन नहीं मिलती। दैट इज द रीजन अभी तक हमें ग्रेविटेशन फोर्स का कोई क्वांटम पार्टिकल नहीं मिला। इसका कैरियर हमारे पास अभी नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। ग्रेविटॉन इज अ कॉन्सेप्ट कि कहा जाता है जब मिलेगा उसका नाम हम उस वक्त ग्रेविटॉन रखेंगे। अभी तक हमें ग्रेविटॉन नहीं मिला है। ठीक है? ग्रेविटॉन इज अ नेम विच विल बी गिवन टू द फोर्स कैरियर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। जब मिलेगा तब रखेंगे, फिलहाल उसका ऐसे ही नाम दे दिया हमें। अभी तक नहीं मिला है ग्रेविटॉन हमें। ठीक है? जब आपको ग्रेविटॉन मिल जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं उस वक्त ग्रेविटी आपको क्वांटम लेवल पर मिल जाएगी? जब हमें ग्रेविटॉन डिस्कवर हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं आपको ग्रेविटेशन क्वांटम लेवल पर मिल गई है ना? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम ग्रेविटी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम ग्रेविटी। जो ग्रेविटी आपको मैक्रो लेवल पर मिलती है, क्वांटम लेवल पर नहीं मिलती, वो तब मिलेगी जब क्या डिस्कवर हो जाएगा? ग्रेविटॉन। तो यही क्वांटम ग्रेविटी आपके नोट्स पे लिखी है। समझ आ रहा है? सो अभी जो सारे साइंटिस्ट हैं वो किसके पीछे लग रहे हैं? वो भागे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरियर ढूंढने में, ग्रेविटॉन ढूंढने में। ठीक है? और ग्रेविटॉन जब मिलेगा देन दैट विल बी द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी। समझ आया? तो ग्रेविटी आपको क्वांटम लेवल पर उस वक्त मिल जाएगी। अभी ग्रेविटी वहाँ, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नहीं मिलेगा आपको, कोई फोर्स का कैरियर नहीं मिलेगा, बिकॉज ग्रेविटेशन कोई फोर्स ही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ग्रेविटेशन कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए उसका कैरियर नहीं मिल रहा, इसीलिए क्वांटम लेवल पे उसका कैरियर नहीं मिलेगा आपको। आप कितना भी ढूंढो, बिकॉज ग्रेविटेशन इज नॉट द फोर्स, ग्रेविटेशन इज
द बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम, ज्योमेट्री ऑफ स्पेस ही ऐसी है। आपको ग्रेविटेशन, आपको लगता है कि एक फोर्स है, पर ये कोई फोर्स असल में नहीं, ठीक है, इसीलिए इसका कोई पार्टिकल नहीं मिल रहा आपको। अब एक और चीज़ है स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स में, अब क्या ना हमने कितने पार्टिकल्स क्लासीफाई किया, लेकिन एक और चीज़ है जिसका कोई कैटेगरी इसमें नहीं आता है, उसके लिए हमने अलग से कैटेगरी बनाई, इसी में डाला हमने उसको। ये सारे आपके यहाँ से एक तरफ के मैटर के पार्टिकल्स और एक तरफ फोर्स के पार्टिकल्स। फोटोन जो है इट्स द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल। नंबर 1 पे न्यूट्रिनो था ना, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे कौन है? फोटोन, मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। सबसे ज्यादा यूनिवर्स में फोटोन मिलता है और फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता है, इसका कोई मास नहीं होता है, एंड दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। जब भी हम कहते हैं ना लाइट ट्रैवल हो रही है, तो लाइट असल क्या ट्रैवल होता है? फोटोन ट्रैवल होता है, वही होता है लाइट असल। समझ गए आप? ओके, इसमें बहुत दिक्कत है, मैं आगे बताऊंगा ये मासलेस वासलेस क्या सिस्टम है। इतना क्लियर हुआ ना? अब देखो, साइंटिस्ट आए 1960 से पहले की बात है, 65 से पहले, पीटर हिग्स के आने से पहले। क्या होता था साइंस में, कुछ दिक्कतें आती थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स के काफ़ी सारे इक्वेशंस आते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कंबाइंड, वाई बिकॉज फिजिक्स आप करते हैं और आपको उसको करने के लिए एक टूल चाहिए, एंड द टूल इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज इन फैक्ट द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। आपको हर जगह पे मैथ्स दिखता है, जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनको हर जगह पे मैथ्स दिखता है। वो जैसे आप मेरी, अगर आप मैथमेटिशियन है और अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आप जब मुझे देखते हैं तो आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई देगी, आपको मेरा गोल्डन रेशियो नज़र आएगा। जैसे इंसानों का होता है ना, इंसानों का गोल्डन रेशियो होता है, ऐसे कोई मैथमेटिशियन जब किसी फ्लावर को देखता है तो उसको फ्लावर नज़र नहीं आता, उसको फिबोनाची सीक्वेंस नज़र आती है। उसमें ऐसे फ्लावर के पेटल्स कैसे निकलते हैं वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही बोल सकते हैं कि ये पेटल ऐसे निकलेगा वैसे निकलेगा, बिकॉज उसका एक सीक्वेंस है। अल्लाह ताला फिबोनाची सीक्वेंस से फ्लावर्स के पेटल्स निकालते हैं। ऐसे ही आपको हर जगह पे सीक्वेंसेस, हर जगह पे नंबर्स नज़र आते हैं। तो कायनात में जब भी हम किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, किसी एलियन लाइफ के साथ, किसी एलियन के साथ जब आपको कम्युनिकेशन करनी होगी, आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे? आपके पास लैंग्वेज क्या है? क्या वो इंग्लिश समझेंगे, अरबिक समझेंगे, उर्दू समझेंगे? नहीं, वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स दुनिया का कायनात में हर जगह पे इट्स द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। अब मैथमेटिक्स की इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थे फिजिक्स में, तो वो इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते थे तो आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन देनी, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको क्वांटम पार्टिकल्स भी इस्तेमाल करने होंगे, जब इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, फिर क्या होगा वगैरह वगैरह। तो जब हम ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे पार्टिकल्स इस्तेमाल करते थे और इनको हम अपना रियल मास देते थे, क्या देते थे? इनका एक्चुअल मास जो हमने निकाला एक्सपेरिमेंट से, और इनको अपना मास का वैल्यू देते थे। वो वैल्यू देने के बाद हमारी इक्वेशंस काम नहीं कर पाती थी, इक्वेशंस यूज्ड टू फेल, दे डिड नॉट गिव अस गुड रिजल्ट्स। व्हेन, व्हाई, कब? जब हम उनको अपने अपने पार्टिकल को अपना मास का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, इक्वेशंस आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देती थी, दे यूज्ड टू फेल। तो एक साइंटिस्ट आया, पीटर हिग्स, उसने कहा कि एक्चुअली ये जो सारे पार्टिकल्स है, चाहे आप यहाँ प्रोटॉन्स की बात करो, न्यूट्रॉन्स की बात करो, इनकी बात करो, इनकी बात करो, ये सारे के सारे पार्टिकल्स, इनका एक्चुअली में कोई भी मास नहीं है। दे ऑल हैव जीरो मास, दे ऑल हैव जीरो मास, एंड दे ऑल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, दे ऑल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो कहा गया कि इन सब का किसी भी पार्टिकल का कोई मास नहीं, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत आती थी ये देखने में कि क्यों किसी पार्टिकल का मास है। मैंने आपको अभी कहा न्यूट्रिनोज का मास नहीं होता, फोटॉन्स का मास नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है, प्रोटॉन्स का ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन्स का ज़्यादा होता है। तो किस पार्टिकल में कितना मास है, इसके पास हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि क्यों किसी पार्टिकल में ज़्यादा मास है, क्यों किसी पार्टिकल में कम मास है। इसके पास हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। पीटर हिग्स आया, उसने कहा कि असल में इन रियलिटी किसी भी पार्टिकल का कुछ भी मास नहीं होता, और जब आपके पास कोई भी मास नहीं होता, जब आप बहुत हल्के होते हो, तो अब आप बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाओगे। और दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्पीड कौन सी है? स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो, अगर मैं भारी हूँ, मैं 90 किलो का हूँ, और कंपेयर टू मी माजिद 60 किलो का है, तेज़ कौन भाग पाएगा? जो हल्का है ना।
तो जो हल्का है वो और तेज़ भागता है। अब जो हल्का मतलब जिसका कोई मास ही नहीं है वो सबसे फास्ट भागता है, और वो फास्टेस्ट स्पीड कौन है? स्पीड ऑफ लाइट। तो कहा पीटर हिग्स ने कि किसी भी पार्टिकल का इन रियलिटी कुछ भी मास नहीं होता, वो भागता है ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, और धीरे धीरे अगर उसमें मास आया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो उसने कहा कि अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी हो, जैसा कि हमने किया अभी, हमने जब सारे पार्टिकल्स को अपना जीरो मास दिया और उनको हम भगाया स्पीड ऑफ लाइट पे, सारी की सारी इक्वेशंस अच्छे से सेटल हो गई, सारी इक्वेशंस अच्छा रिजल्ट देने लगी। पर ये कब हुआ? जब आपने उन पार्टिकल्स को अपना रियल मास नहीं बल्कि उनका मास जीरो रखा। तो पीटर हिग्स ने समझाया कि ये कैसे होता है और वहां पर comes the second topic, that is the quantum field theory. वो समझने के लिए you need to understand the quantum field theory. कल करेंगे वो।